Students, I am Anup Kumar, Sita Group of Education. Today we will discuss the topic of nationalism in Europe. Nationalism is a very complex feeling. We cannot generalize it. यह एक बहुत ही जटिल भावना है. विश्व के अलग अलग देशों में इसका विकास अलग अलग तरीके से हुआ है. इन इंडिया नेशनलिज्म वाज डेवलप्ड इन द प्रोसेस ऑफ स्ट्रगल अगेंस्ट colonialism. On the other hand, in European countries, it was developed as a linguistic and cultural movement. यूरोप में इसका जो विकास है वह दूसरे तरीके से हुआ. 1789 की फ्रांसीसी क्रांति के पश्चात thinkers of Europe developed a concept that country is bigger than the king. In medieval period, there was no concept of country or nationalism. The faithfulness to the monarch was more important than any type of nationalistic feeling. उस दौर में जो राजा या शासक था उसके प्रति जो वफादारी का भाव था वह किसी भी राष्ट्रवादी भावना से अधिक महत्वपूर्ण था. परंतु फ्रांसीसी क्रांति के पश्चात वहाँ के विचारकों ने यह महसूस किया कि देश शाश्वत है, शासक आते जाते रहते हैं, इसलिए राष्ट्रवाद अधिक महत्वपूर्ण है इन राजाओं, महाराजाओं और डायनेस्टीज से. लुई 16वें को हटाने के पश्चात सर्फडम के जितने भी प्रतीक थे उनको हटाया गया और फ्रांस में एक नए तरह का माहौल बना. फ्रांस की क्रांति के पश्चात यूरोप के विभिन्न देशों में राष्ट्रीय क्रांतियां हुई और एक स्वतः स्फूर्त ढंग से विभिन्न देश स्वतंत्र होने लगे. कई देशों का यूनिफिकेशन हुआ और एक राष्ट्रवाद की लहर की शुरुआत हुई. A question arises, what is nationalism? Nationalism develops when the people belonging different regional groups, linguistic groups and cultural groups starts a collective belonging in itself. जब भी कभी अलग अलग भाषाओं को बोलने वाले लोग, अलग अलग क्षेत्रों में रहने वाले लोग एक सामूहिक भावना का विकास करते हैं, सामूहिक भावना को आत्मसात करते हैं, तो वही राष्ट्रवाद कहलाता है. मेडिवल पीरियड में, मध्यकाल में जर्मनी जैसा कोई भी देश नहीं था. German speaking people were divided into small princely states. The most powerful country of Germans was Prussia. Prussia सबसे बड़ा देश था और इन जर्मन राज्यों को अपने प्रभाव में लेने के लिए यूरोप की विभिन्न ताकतों के बीच में लगातार संघर्ष चलता रहता था. प्रशिया एंड ऑस्ट्रिया वर मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपिटिटर्स. ये दोनों राज्य
जर्मन भाषी राज्यों को प्रभावित करने के लिए, उन पर अपना प्रभाव जमाने के लिए प्रयासरत रहते थे। इसके अलावा जर्मन भाषी क्षेत्रों का बहुत बड़ा हिस्सा डेनमार्क के पास, कुछ हिस्सा फ्रांस के पास और कुछ हिस्सा ऑस्ट्रिया के पास भी था। जर्मन भाषी लोगों और जर्मन क्रांतिकारियों का उद्देश्य सारे जर्मन बोलने वाले लोगों को एकीकृत करके एक विशाल राष्ट्र के रूप में उनको जोड़ना था। इस प्रक्रिया की शुरुआत 1848 से हुई। जर्मनी को एकीकृत करने का स्वप्न देखने वाले बहुत सारे क्रांतिकारियों के प्रयासों से फ्रैंकफर्ट में एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बुलाई गई। इस असेंबली में यह निर्णय लिया गया कि अंडर द लीडरशिप ऑफ प्रशिया, German nation should be organized, should be make a powerful nation। इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में यह निर्णय लिया गया कि एक जर्मन संसद का निर्माण किया जाए और प्रशिया का शासक नवनिर्मित, नवसंगठित जर्मनी का शासक हो। परंतु यह प्रयास व्यर्थ हुआ, बिकॉज द किंग ऑफ प्रशिया वॉज नॉट रेडी टू बी अ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क। अर्थात जर्मनी का राजा, प्रशा का राजा जर्मनी के संवैधानिक शासक के रूप में कार्य करने को तैयार नहीं था। वह स्वेच्छाचारी राजा के रूप में ही कार्य करना चाहता था। अतः यह प्रयास पूरी तरह से असफल रहा। बट नाउ द चैलेंज ऑफ यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी वॉज टेकन बाय Otto von Bismarck। Otto von Bismarck is considered the father of Germany। उसे जर्मनी के पिता के रूप में स्वीकार किया जाता है। उसने जिस तरीके से, जिस पॉलिसी के जरिए जर्मनी को एकीकृत किया, वो इतिहास में आयरन एंड ब्लड पॉलिसी के रूप में जानी जाती है। Otto von Bismarck was a very clever person। वो यूरोप के विभिन्न राज्यों और विभिन्न कूटनीतिज्ञों के साथ उसके अच्छे संबंध थे। इसके अतिरिक्त वो यह महसूस करता था कि किसी भी राष्ट्र का एकीकरण लहू और लोहे की नीति के द्वारा ही किया जा सकता है। अपने प्रयासों के दौरान सर्वप्रथम 1864 में 1864 में ऑट्टो von बिस्मार्क अटैक्ड ऑन डेनमार्क। उसने डेनमार्क पर हमला कर दिया और डेनमार्क से जर्मनी के 2 क्षेत्रों को छीन लिया और ये थे सेल्सविग एंड होलस्टीन। इन 2 जर्मन भाषी क्षेत्रों को प्रशिया ने छीनकर अपने साथ में मिला लिया। इस तरह से जर्मनी के एकीकरण का पहला चरण पूरा हो गया। दूसरे चरण में ओट्टो von बिस्मार्क ने ऑस्ट्रिया पर हमला किया। एज आई टोल्ड यू, Austria was the biggest competitor of Prussia। ऑस्ट्रिया लगातार चाहता था कि जर्मन भाषी क्षेत्रों पर उसका प्रभाव हो और वो उसके
बड़े हिस्से पर कब्जा बनाए रख सके। परंतु ऑस्ट्रिया पर हमला करने के पश्चात ओट्टो वन बिस्मार्क ने हनोवर, सम पार्ट्स ऑफ होल्स्टीन, लग्जमबर्ग एंड फ्रैंकफर्ट, इन चारों जर्मन भाषी क्षेत्रों को ऑस्ट्रिया से छीन लिया और प्रशिया में शामिल कर लिया। अब जर्मनी के एकीकरण का एक लंबा जो कार्य था वह समापन की ओर था, क्योंकि अब कुछ जर्मन भाषी क्षेत्रों का विलय प्रशिया में होना ही बाकी रह गया था। इन जर्मन भाषी क्षेत्रों में कुछ क्षेत्र फ्रांस के कब्जे में थे। एंड इन दोज डेज फ्रांस वॉज वन ऑफ द बिगेस्ट colonial powers of Europe. In fourth stage, Prussia attacked on France, and in a series of wars from 1870 to 71, France was badly defeated by Prussia, and two areas, Alsace and Lorraine, was occupied by Otto von Bismarck. इस तरह से जो जर्मन भाषी राज्यों के अधिकांश जो क्षेत्र थे वह प्रशिया में सम्मिलित किए जा चुके थे। बट द डिफीट ऑफ फ्रांस वाज सो क्रशिंग दैट रेस्ट ऑफ द जर्मन स्पीकिंग स्टेट्स started merging themselves in Prussia, and Prussia became Germany. Now Germany is a powerful country of Europe, and इसका पूरा श्रेय जो है वो हम लोग ओट्टो वन बिस्मार्क को दे सकते हैं, जिसने जर्मन भाषी राष्ट्र को एक सूत्र में बांधा और एक नए राष्ट्र का निर्माण किया। इटली भी जर्मनी की तरह ही यूरोप का एक ऐसा राज्य था जो कि कई अलग अलग हिस्सों में बटा हुआ था। जर्मनी के क्रांतिकारियों की तरह इटली के क्रांतिकारियों का भी सपना था कि इटली एक संपूर्ण राष्ट्र के रूप में सामने आए। These four people were very important in the unification of Italy. First of all, I want to tell you the contribution of Giuseppe Mazzini. Mazzini was a revolutionary, and the unification of Italy was his brainchild. इटली के एकीकरण का स्वप्न गिसेपी मेजिनी के द्वारा ही देखा गया। मेजिनी ने इटली के विभिन्न राज्यों में यंग इटली नाम से गुप्त संस्थाओं की स्थापना की।
उस दौर में इटली 4 अलग अलग भागों में विभाजित था। सम पार्ट ऑफ इटली वॉज अंडर द ऑक्यूपेशन ऑफ ऑस्ट्रिया एंड ऑस्ट्रो-हंगरी rulers and related people were ruled on this part of Italy. Some part of Italy was influenced by papal monarchy. अब यहाँ पर मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि पैपल मोनार्की क्या है। हम लोगों ने पहले भी पढ़ा है कि यूरोप में ईसाई धर्म का प्रभुत्व था और ईसाई धर्म का जो प्रमुख था वो पोप कहलाता था। तो रोम और इसके आसपास के तमाम क्षेत्रों में जो कि इटली के सांस्कृतिक भाग थे, पोप के प्रभाव में थे और इसीलिए इस क्षेत्र को अ पार्ट ऑफ पोपल मोनार्की कहा जाता था। इटली का कुछ भाग जिसको हम लोग कहते हैं द किंगडम ऑफ 2 सिसिलीज, यह बूर्बो वंश के शासकों के कब्जे में था और एक अलग राज्य था। इसके अतिरिक्त पीडमोंट और सार्डिनिया, यह एक किंगडम था और इसका राजा विक्टर इमानुएल II था। गिसेपी मेजिनी was a writer, a philosopher and a thinker. He was a nationalist Italian leader. परंतु मेजिनी को अपने क्रांतिकारी विचारों के कारण बहुत दिनों तक यूरोप के दूसरे देशों में रहना पड़ा। इटली के यूनिफिकेशन का जो दूसरा महत्वपूर्ण कैरेक्टर है वो है गिसेपी गैरिबाल्डी। गैरिबाल्डी वॉज अ फार्मर बट ही वॉज also a warrior. He was not a politician. वह इटली को एकीकृत करना चाहता था परंतु उसके पीछे उसका कोई स्वार्थ नहीं था। वह एक निस्वार्थ देशभक्त था। इटली के यूनिफिकेशन में जो तीसरा नाम महत्वपूर्ण नाम आता है वो आता है काउंट कैवर का। काउंट कैवर वॉज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पीडमोंट सार्डिनिया। वो पीडमोंट और सार्डिनिया के राज्य का प्रधानमंत्री था। ही वॉज अ कंजर्वेटिव। वो इटली का एकीकरण तो चाहता था परंतु उसका कोई भी श्रेय क्रांतिकारियों को नहीं देना चाहता था। इटली के एकीकरण का अगला महत्वपूर्ण कैरेक्टर विक्टर इमानुएल II था। Victor Emmanuel II was the king of Piedmont, Sardinia. Italian revolutionaries wanted to unify Italy under the leadership of Piedmont, Sardinia, because all Italian states, only Piedmont, Sardinia was ruled by एन इटालियन रूलर। इटली के जितने भी भाग थे उन पर जितने भी लोग शासन कर रहे थे उनमें सबसे महत्वपूर्ण नाम विक्टर इमानुएल II का था क्योंकि वही एक ऐसा राज्य था जो कि इटली का ही रहने वाला था। विक्टर इमानुएल II एक इटालियन था। इसी वजह से इटली के क्रांतिकारियों ने इटली का यूनिफिकेशन इसी राजा के अंतर्गत करना चाहा। काउंट कैवर वॉज अ वेरी
clever person. He was the Prime Minister of Victor Emmanuel II. He was a diplomat and a statesman. उसके फ्रांस और दूसरे देशों के राजनीतिज्ञों के साथ बहुत अच्छे संबंध थे। जब इटली का यूनिफिकेशन शुरू हुआ तो सबसे पहले क्रीमिया के युद्ध में ब्रिटेन और रूस की सहायता करने के इनाम के रूप में पीडमोंट सार्डिनिया को ऑस्ट्रिया द्वारा अधिकृत इटली का समस्त भाग दे दिया गया। जो भाग बूर्बो राजवंश के लोगों के कब्जे में था, उसमें गैरिबाल्डी की सेनाओं ने आंतरिक विद्रोह भड़काया और धीरे धीरे यह समस्त क्षेत्र जो थे वह पीडमोंट सार्डिनिया में विलीन हो गए। इटली का मध्य भाग जो कि पैपल मोनार्की के अधीन था, उस पर कब्जा करना अपने आप में एक बड़ी समस्या थी। रोम इटली का एक महत्वपूर्ण शहर था। इटली के लोग रोम को इटली की राजधानी बनाना चाहते थे, परंतु रोम पोप के कब्जे में था और पोप को फ्रांस के लोगों का समर्थन प्राप्त था। अतः यह भाग इटली के कब्जे में आने में एक बड़ी बाधा थी। परंतु कुछ समय पश्चात जब फ्रांस शक्ति संतुलन में कमजोर पड़ा तो गिसेपी गैरिबाल्डी की सेनाओं ने नेपल्स, रोम और अन्य क्षेत्रों पर भी कब्जा कर लिया और इस तरह इटली के सभी राज्यों का एकीकरण संपूर्ण हुआ। इसके बावजूद भी इटली के कुछ क्षेत्र ऐसे थे जो इटली की सीमाओं से बाहर थे। बट आफ्टर सम टाइम these states also unified with Italy and Italy became an important state of Europe. In this way, the unification of Italy completed. इस तरह से यूरोप में जो राष्ट्रवाद का प्रसार हुआ उसमें दो महत्वपूर्ण देशों का एकीकरण यहाँ पर हम लोगों ने पढ़ा। इन नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट द यूनिफिकेशन ऑफ आवर नेशन बिल्डिंग ऑफ ब्रिटेन, that is entirely different from the process of unification of these states. Thank you.